हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्केन्स के लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आप लोग को नॉमेनक्लेचर बताया था एल्केन्स का और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारे मेथड्स नहीं कवर करूंगा, मैं दो पार्ट में इनको कवर करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कि एल्कीन्स और एल्काइंस से एल्केन्स कैसे बनाते हैं, ठीक, और एल्किल हैलाइड से एल्केन्स कैसे बनाते हैं, और वुड्स रिएक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो 11th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और BSc वालों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अपनी। ठीक है, हेडिंग अपनी क्या होने वाली है, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के नोट बनाना शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी अपनी, प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक, प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी हेडिंग। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अब देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में होता क्या है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में अगर हम लोग एल्कीन लें, एल्कीन यानी RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक ठीक, ये हो गया एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ठीक, डबल बॉन्ड है बीच में, इसको रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, RCH डबल बॉन्ड CHR। ठीक, बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हुआ। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कीन का। R कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किससे, अरे पहले यहां पर हाइड्रोजन लिख लीजिए क्योंकि हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन, और इसकी मैं रिएक्शन कराऊं प्लैटिनम, ठीक, या फिर प्लैटिनम और रेने निकल से। ठीक है, रेने निकल, ठीक, पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर रेने निकल के साथ मैं हाइड्रोजिनेशन कराऊं एल्कीन का, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एल्केन। ठीक, मुझे मिलेगा एल्केन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लूं डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देखो यहां पे R की जगह है CH3, राइट, और यहां पे R की जगह एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो R सेम भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। यहां पर चाहे तो आप R' लगा लीजिए, तो R' और R सेम भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये है प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन का है तो प्रोप लगेगा, जाहिर सी बात है, और क्योंकि एल्कीन है तो इन से एंडिंग करेंगे तो प्रोपीन। ठीक, इसकी मैंने हाइड्रोजिनेशन कराई किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम और रेने निकल। ठीक, इसके साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 और CH2, यानी कि मुझे मिल जाएगा प्रोपेन। ठीक, प्रोपीन से मिल जाएगा प्रोपेन। अच्छा, ये चीज सिर्फ एल्कीन तक सीमित नहीं है, आप एल्काइन भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ये ले लूं, गलत हो गया थोड़ा, अगर, ठीक है, तो एल्काइन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं ये ले लूं, ठीक, ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया अपना। ठीक है, तो इसकी भी अगर मैं हाइड्रोजिनेशन कराऊं सेम किसके साथ, पैलेडियम, प्लैटिनम और रेने निकल। ठीक, अगर मैं एल्काइन की भी रिएक्शन इसके साथ कराऊं तो भी मुझे क्या मिलेगा, एल्केन। ठीक, क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा।
ठीक है, तो इतना नोट करिए। इसका एग्जाम्पल अगर आपको करना है तो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, इथाइन, राइट। इसकी मैंने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से सेम चीजों के साथ, ठीक है, पैलेडियम, प्लैटिनम और रेनेनिकल के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। तो ये हो गया, ये है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि पैलेडियम, प्लैटिनम और रेनेनिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं इसमें। ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन रिएक्शन को स्मूथली करने में मदद करते हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का तरीका हो गया एल्कीन के साथ बनाने का, ये तरीका हो गया एल्काइन के साथ एल्केन को बनाने का, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये एल्काइन का एग्जाम्पल हो गया, ये एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नोट डाउन कर लिया। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर यहां पर आप देखिए, मैंने पैलेडियम लिया है, प्लैटिनम लिया है और रेनेनिकल लिया है। अगर रेनेनिकल हम लोग स्पेशली बनाते हैं ताकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं रेनेनिकल नहीं लिया, मैंने सिंपल निकल लिया, तब क्या होगा, तो रिएक्शन तब भी होगी, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ये लूं, ठीक, प्रोपीन लिया मैंने, इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं प्योर निकल के साथ, ठीक है, ठीक। और क्या करा रहे हैं, फिर मैं गड़बड़ कर देता हूं हर बार। यहां पर पहले हाइड्रोजन लिख लो क्योंकि हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, ठीक है। प्योर निकल लिया है, तो प्योर निकल लिया है क्योंकि, तो यहां रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाती है। यहां पे हम लोग को टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। हाई मतलब कितना हाई, हम लोग को यहां लेना पड़ता है 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब हम लोग को यहां पे एल्केन मिलता है, ठीक है। CH2 CH3, प्रोपीन से प्रोपेन। सेम चीज एल्काइन के साथ भी, अगर मैं एल्काइन ले लूं, यहां पे ये अपना एल्काइन हो गया, ठीक। इसकी भी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से कराऊं, हाइड्रोजनेशन कराऊं निकल की प्रेजेंस में 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये भी हम लोग को क्या दे देगा, प्रोपेन दे देगा, ठीक है। प्रोपेन CH2 CH3, ठीक। अच्छा, तो ये तो बात हो गई, लेकिन मैंने इसको अलग से क्यों पढ़ाया, क्योंकि निकल के साथ जो हाइड्रोजनेशन हम लोग कराते हैं हायर टेम्परेचर पे, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो स्पेलिंग में देख लेता हूं बुक से। तो इसका नाम है सेबेटियर, ठीक, सेबेटियर एंड, और क्या है, सेंडरेंस रिडक्शन, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सेबेटियर एंड सेंडरेंस रिडक्शन। तो ये आपको क्या कहते हैं, नाम से भी पूछा जा सकता है कि सेबेटियर और सेंडरेंस रिडक्शन क्या होती है। तो कुछ नहीं होती है, रेनेनिकल की जगह प्योर निकल का अगर हम लोग इस्तेमाल करें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन का जब हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो अगर हम लोग प्योर निकल का यूज करें तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उस रिडक्शन को कहते हैं सेबेटियर एंड सेंडरेंस रिडक्शन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैंने बुक में पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है, ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं। और कौन कौन सी रिएक्शन कवर करनी है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक। तो इतना नोट कर लो, ठीक। अच्छा, एक जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है एल्केन बनाने का, और बहुत आसान तरीका भी है, और अच्छा मतलब आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है इसका,
ठीक है, तो डीमेरिट करके अगर आपको पॉइंट लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो, इसका जो डीमेरिट है, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की जो डीमेरिट है, वो डीमेरिट ये है कि मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। ठीक, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो हम लोग एल्कीन्स या फिर एल्काइंस की कराते हैं, उसकी डीमेरिट क्या है या फिर उसका डिसएडवांटेज क्या है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग मीथेन इस प्रोसीजर से नहीं बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग को चाहिए एल्कीन या फिर एल्काइन मिनिमम। ठीक, और सबसे छोटा एल्कीन या फिर सबसे छोटा एल्काइन 2 कार्बन का होता है। ठीक, मीथेन अपना सिंगल कार्बन का है, तो मीथेन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डीमेरिट। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड पे। ठीक है, अगली हेडिंग डालो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अगली हेडिंग है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक, तो इसमें 2 तरीके से रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका लिखो, पहला तरीका है डायरेक्ट रिडक्शन। ठीक, डायरेक्ट रिडक्शन। तो अगर हम लोग बात करें अब डायरेक्ट रिडक्शन की, तो डायरेक्ट रिडक्शन कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है कि क्या करें, एल्किल हैलाइड ले लें। ठीक है, एल्किल हैलाइड ले लें और इसकी हम लोग क्या करें, रिडक्शन करें। ठीक है, रिडक्शन कैसे करना है, रिडक्शन इस तरह करना है। रिडक्शन करना है या तो हम लोग जिंक को, ठीक है, जिंक मेटल है, जिंक को हम लोग HCl में डिसॉल्व करें और इसके साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, या फिर और हम लोग जिंक को डिसॉल्व करें इसमें एसिटिक एसिड में। ठीक है, या तो हम लोग जिंक को HCl में डिसॉल्व करें, या तो जिंक को हम लोग एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करें, या फिर हम लोग जिंक को NaOH में डिसॉल्व करें। ठीक है, या फिर हम लोग जिंक कॉपर का कपल ले लें। ठीक है, ये चारों में से कुछ भी लिया जा सकता है जब हम लोग एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट रिडक्शन कराने वाले हैं। ठीक, तो क्या क्या कर सकते हो, जिंक को HCl में डिसॉल्व कर सकते हो, जिंक को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर सकते हो, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर सकते हो, जिंक कॉपर का कपल ले सकते हो। तो एंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एंड में प्रोडक्ट हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक, क्या है ये, एल्केन। ठीक, ये मिल जाएगा। जनरली ये लिया जाता है, यूजुअली जिंक और HCl लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, फटाफट घोला अपना रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिख दूं मैं। ठीक है, तरीके चारों बता दिए मैंने आप लोग को, चारों में से आप कोई भी लिख सकते हो। यूजुअल जो तरीका है, यूजुअल तरीका ये है कि RX को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl में घोल के। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोल के जिंक को, तब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो अपने को RH मिल जाता है प्लस HX मिल जाता है। ठीक है, ये अपना फाइनल। ठीक, अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म देखी जाए। ठीक, मैकेनिज्म कैसे होने वाली है इसकी, तो चलो इतना नोट कर लो, फिर मैकेनिज्म बताऊं। ठीक, हो गया। चलो मैकेनिज्म देखो अब इसकी। ठीक है, आओ, बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मतलब नहीं है ना। तो मैकेनिज्म देख लो इसकी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जिंक लिया है, ठीक है, जो जिंक लिया है वो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो एल्किल हैलाइड है, ठीक, एल्किल हैलाइड है, तो
ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। इसको मैं ब्लैक से रुको दिखा दूं आपको, थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ठीक, तो R पे आ गया प्लस और X पे आ गया माइनस। ठीक, तो क्या बना, R प्लस प्लस X माइनस। ठीक है, अच्छा R प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने पास। ठीक है, तो R प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बना देगा, R माइनस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो ये प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, R एटम बचा। ठीक, उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो माइनस चार्ज आ गया। ठीक, R माइनस। अब क्या होता है, जो ये R माइनस है, ठीक है, ये H प्लस के साथ अटैच हो जाता है और अपने को एल्केन दे देता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। R माइनस H प्लस के साथ, ये क्या बनाया, R माइनस H प्लस के साथ अटैच हो जाता है और एल्केन दे देता है। ये H प्लस आया कहां से, ये H प्लस आया फ्रॉम एसिड। ठीक है, HCl। ठीक, ये H प्लस आया कहां से, ये H प्लस आया जो मैंने HCl लिया था, जिंक को हम लोग ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोला था, तो जो HCl आया था ये H प्लस वहां का है। ठीक, R माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर अपने को एल्केन दे देता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नोट डाउन कर लिया। चलो, अब आगे देखो क्या है। ठीक, आगे जो दूसरा डायरेक्ट रिडक्शन का तरीका है, दूसरा डायरेक्ट रिडक्शन का तरीका है कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ही क्यों ना ले लें। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इनमें से कुछ ले लें। तो अगर इनमें से कुछ लोगे तो बेसिकली होता क्या है, ये दोनों क्या करते हैं ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों H माइनस देते हैं। ठीक, ये दोनों H माइनस जनरेटर होते हैं। ठीक है, ये दोनों H माइनस देते हैं। तो होता क्या है कि जो H माइनस है, जो H माइनस है वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, H माइनस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। H माइनस जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो H मैं दिखाता हूं आप लोग को। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे गया, ठीक, R पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है। ठीक, और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट अपना एल्केन मिल जाएगा। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जो हम लोग बनाना चाहते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है, उसी पे कंसीडर करते हैं। जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उसको कभी लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता, उससे इतने बड़ी मैटर की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर या फिर मेथड वही अच्छा माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिसमें हम लोग जो बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बने। जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड का, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एल्केन बनाना चाहते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन तो मैंने दिखा दी, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली लैब्स में जब हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में एल्केन नहीं मिलेगा तो इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसी रिएक्शन चूज करते हैं जिसकी यील्ड अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी यील्ड भी अच्छी होती है, बहुत बिल्कुल टॉप की नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, एक एवरेज यील्ड ये देता है। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे कुछ एक पॉइंट्स लिख लो आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक, नोट कर लिया। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक, कुछ पॉइंट्स क्या लिखने हैं, तो देखो पहला पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट ये है कि प्राइमरी एंड
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, लिखते चलो मैं समझा दूंगा बाद में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, ठीक, आर रिड्यूस्ड बाय LiAlH4 to give alkanes, ठीक, बट टर्शरी एल्किल हैलाइड्स गिव एल्कीन्स, ठीक, ये पॉइंट, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाते हैं एल्केन बनाने में, ठीक है, लेकिन टर्शरी एल्किल हैलाइड एल्कीन नहीं देता है जब हम लोग रिड्यूस कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। टर्शरी एल्किल हैलाइड एल्केन नहीं देता है, उसकी जगह एल्कीन देता है, ठीक। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल हैलाइड आई होप आप लोग को पता होंगे, ठीक। तो प्राइमरी कार्बन पता है, ठीक, जो मतलब सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो, ठीक, कुछ इस टाइप का, जैसे ये, ठीक, ये, ठीक। तो ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डेड है, राइट। तो ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई 1, ठीक, इस कार्बन की डिग्री हो गई 1। तो ये कौन से हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी मतलब प्राइमरी कार्बन है और अगर इनसे हैलाइड जुड़ जाए, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, ठीक, एग्जांपल देता हूं, जैसे ये CH3 CH2Cl, ठीक, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो ये कार्बन कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ, ठीक। इसी प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसी प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं कहूं, ठीक, इसमें देखो, इसमें ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है, क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कार्बन से। तो ये एल्किल हैलाइड कौन सा हो गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक। तो इन दोनों टाइप के एल्किल हैलाइड्स को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर ऐसा होता एल्किल हैलाइड अपना, ठीक, ये देखो इसमें क्या है, इस वाले कार्बन में क्या है, देखो ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक, ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये टर्शरी कार्बन एटम हुआ, ठीक, टर्शरी कार्बन एटम है और टर्शरी कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी हैलाइड ग्रुप टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये टर्शरी एल्किल हैलाइड हुआ, ठीक। अच्छा, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को मैं टर्शरी एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराता हूं तो ये एल्केन की जगह एल्कीन दे देता है, ठीक है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये सेकेंडरी है, और ये भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इतना नोट करो, आगे देखते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। इतना नोट हो गया, चलो दूसरा पॉइंट बताता हूं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट लिखो कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 to give alkanes, ठीक, to give alkanes, but primary alkyl halide
प्राइमरी एल्किल हैलाइड डज नॉट गेट रिड्यूस्ड। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड तो रिड्यूस हो जाते हैं एल्केन में। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड तो एल्केन में रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या कहते हैं, एल्केन में रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया, तो इसको नोट करो। ठीक, नोट कर लिया, चलो ठीक, नोट कर लिया। इसको देखो मैं शॉर्ट में यहां लिख भी देता हूं। ठीक, LiAlH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये किसको किसको रिड्यूस करता है, सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब मैं आप लोग को ऐसा कंपाउंड बताने वाला हूं या ऐसा रिएजेंट बताने, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बताने वाला हूं जो कोई भी तरीके का एल्किल हैलाइड हो उसको रिड्यूस कर देता है एल्केन में। ठीक है, वो कौन सा कंपाउंड है, वो है ये ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक, PH थ्राइस टिन हाइड्राइड। ठीक, ये जो कंपाउंड है इसको मैं और बड़ा बड़ा लिख दूंगा हो तो, ताकि और आप लोग को क्लियरली दिखे, और बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक, ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक, ये इसका नाम है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। अगर इससे एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करोगे, ठीक है, इससे एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो कोई भी एल्किल हैलाइड हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों तरीके के एल्किल हैलाइड रिड्यूस हो जाएंगे एल्केन्स में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, चलो अच्छा ये, ठीक है, चलो हो गया, चलो ठीक। अच्छा, दो तरीके बता दिए डायरेक्ट रिडक्शन के। ठीक, एक जिंक और HCl के साथ, एक रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली लगाने को। एक तरीका और है डायरेक्ट रिडक्शन करने का, वो तरीका क्या है कि एल्किल हैलाइड को मैं रिएक्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, प्लैटिनम और पैलेडियम और कार्बन के कपल के साथ। ठीक है, पैलेडियम और कार्बन का कपल ये कैटलिस्ट है, इसके साथ अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो हम लोग को एल्केन मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, हो गया, चलो। अच्छा, एक तरीका और बताते हैं, उससे तो हालांकि सभी कुछ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चौथा तरीका है क्या कि एल्किल हैलाइड को मैं रिएक्ट कराऊं रेड फॉस्फोरस HI के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं रेड फॉस्फोरस HI के साथ। टेम्परेचर क्या होता था इसका, टेम्परेचर होता है 423 केल्विन टेम्परेचर। इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं। ठीक, इसकी रिएक्शन मैं HI के साथ करा रहा हूं रेड फॉस्फोरस में। ठीक, 423 केल्विन टेम्परेचर पे, 423 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, हमको प्रोडक्ट मिल जाता है एल्केन, ठीक, और आयोडीन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी इतना लिखो। ठीक, ये होता है। अच्छा, बात ये आती है, हो सकता है मन में आप लोग के आ रहा हो कि रेड फॉस्फोरस का क्या काम है यहाँ पे। HI तो चलो ठीक है, ठीक, ये H+ और I- में टूटेगा,
तो ठीक, चलो मान लिया। ठीक, रेड फास्फोरस क्या करता है? अच्छा, तो आप जो ये फाइनल प्रोडक्ट है उसको देखो। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट को देखो, फाइनल प्रोडक्ट में आयोडीन बना हुआ है ना, फाइनल प्रोडक्ट में आयोडीन बना हुआ है, तो इस आयोडीन को निकालना जरूरी है। ठीक, इस आयोडीन को निकालना जरूरी है, क्योंकि यहां भी आयोडीन होगा। ठीक, तब आयोडीन बनेगा, नहीं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन जाते हैं, है ना। हाँ, ठीक, तो अगर जैसे एल्किल आयोडाइड को HI के साथ रिएक्ट करा रहे हैं रेड फास्फोरस के साथ, तो एल्केन और आयोडीन बन जाता है। तो रेड फास्फोरस का काम ये है, हालांकि यहां पर X कुछ भी हो सकता था, ठीक है, अभी मैं एक जनरल भी लिखवा दूंगा, पहले पॉइंट बता दूं। तो आयोडीन अगर हम लोग नहीं निकालेंगे यहां पर प्रोडक्ट में से, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस आयोडीन को निकालना बहुत जरूरी है। तो ये आयोडीन कौन निकालता है? ये आयोडीन फास्फोरस निकालता है। ठीक है, कैसे निकालता है? तो फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और अपने को Pi3 देता है। ठीक है, इसको चाहो तो वो कर लो, बैलेंस कर लो, तो 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। ठीक, आयोडीन को प्रोडक्ट में से निकाल देता है। ठीक, तो फाइनल प्रोडक्ट ये होना चाहिए। ठीक, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, रेड फास्फोरस क्या काम करता है? आयोडीन को निकालता है फाइनल प्रोडक्ट में से, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना शिफ्ट हो जाए। अगर आयोडीन बचा रहेगा तो वो आयोडीन एल्केन के साथ फिर से रिएक्ट करके यही प्रोडक्ट वापस दे देगा। ठीक है, HI और RI, एल्किल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोनों वापस मिल जाएंगे। तो उस आयोडीन को निकालने के लिए हम लोग रेड फास्फोरस डालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया, तो इतनी चीजें तो आपकी हो गई। अब क्या आता है? अब आता है इनडायरेक्ट रिडक्शन। इनडायरेक्ट रिडक्शन कैसे करते हैं? तो हेडिंग डाल लो, इनडायरेक्ट रिडक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट रिडक्शन। इनडायरेक्ट रिडक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ? इनडायरेक्ट रिडक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, ये रहा अपना एल्किल हैलाइड, इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूं मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, और हम लोग को एक चाहिए होता है ड्राई मीडियम, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड होता है वो मॉइस्चर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसीलिए हम लोग को एक ड्राई मीडियम चाहिए। तो इसीलिए हम लोग मीडियम क्या रखते हैं? ड्राई ईथर। मीडियम मतलब जहां पे रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है RMgX। ठीक, ये क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अच्छा, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। ठीक, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है? हम लोग को मिलता है एल्केन प्लस MgOH। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला? एल्केन मिल गया। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं। ठीक, ग्रिग्नार्ड बनाना सीख गए, इसको नोट कर लिया है। ठीक है, तो एक चीज और बताता हूं आप लोग को। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, वो जो भी एसिडिक वाली चीजें होती हैं, मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक है नेचर में, उनके साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। जैसे कि अगर मैं RMgX लूं, इसको रिएक्ट कर रहा हूं एसिटिक एसिड के साथ, ठीक, तब भी हम लोग को एल्केन मिलेगा। ठीक, इसको अगर मैं रिएक्ट करूं किसी एल्काइन के साथ,
ठीक, टर्मिनल एल्काइन के साथ बेसिकली, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस मतलब कि जो लास्ट के 2 कार्बन्स हैं, मतलब पूरी स्ट्रेट चेन में जो फर्स्ट 2 कार्बन्स हैं या फिर लास्ट के 2 कार्बन्स हैं, जो भी आपको समझ में आए, वो डिपेंड करता है बेसिकली नंबरिंग कैसी होनी है। तो जो लास्ट के 2 कार्बन्स हैं तो वो, या फिर फर्स्ट के 2 कार्बन्स, उनमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ऐसे नहीं समझ में आएगा। टर्मिनल एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है ये, कि देखो जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, ठीक, एल्काइन का फॉर्मूला होता है ये। अगर इस R की जगह में H कर दूं, ठीक, इस R की जगह में H कर दूं, तो ये होता है टर्मिनल एल्काइन। मतलब ऐसे एल्काइन जिसमें एक R तो H हमेशा हो, दूसरा R कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसे एल्काइंस को कहते हैं टर्मिनल एल्काइंस। तो अगर मैं टर्मिनल एल्काइंस के साथ रिएक्ट कराऊं तो भी हम लोग को एल्केन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप वाटर के साथ कराओ। ठीक है, आप इसके साथ भी करा सकते हो, आप इसके साथ भी करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लो। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट रिडक्शन। इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि अभी तक देखो एल्किल हैलाइड को हम लोग डायरेक्टली रिएक्ट करा रहे थे, जिंक HCl के साथ हम लोग ने डायरेक्टली रिएक्ट कराया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कराया। ठीक, पैलेडियम कार्बन के कपल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कराया। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करा रहे हैं। इसमें सबसे पहले एल्किल हैलाइड को हम लोग ग्रिगनार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको रिड्यूस कर रहे हैं एल्केन्स में। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो नोट हो गया। चलो ठीक है, तो ये तो तरीके हो गए कि एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके कैसे कैसे एल्केन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा मेथड बताता हूं मैं आप लोग को, जो कि है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तीसरा तरीका है वुड्स रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, तीसरा तरीका है वुड्स रिएक्शन। ठीक, वुड्स रिएक्शन। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं? वुड्स रिएक्शन में बेसिकली RX, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक, 2 सोडियम एटम्स प्लस एक और मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का। ठीक है, और इसको ड्राई ईथर में परफॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को ड्राई ईथर में परफॉर्म करते हैं। तो होता क्या है? होता कुछ नहीं है, होता यह है कि इतना हट जाता है। ठीक, 1 स्टेप रिएक्शन बता रहा हूं मैं, मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसकी। तो इतना हट जाता है। ठीक, क्या हटा? 2NaX इतना हट जाएगा, और ये वाला R और ये वाला R आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R और R प्लस 2NaX। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये बेसिकली एक जनरल मेथड है, ये जनरल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन की। ठीक, तो अब इसमें एक पॉइंट देखो क्या है। इसमें पॉइंट एक ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, हेडिंग डाल लो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स कि एल्किल हैलाइड तो कई तरीके के हो सकते हैं ना, RF हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, RI हो सकता है। तो इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करता है वुड्स रिएक्शन में, कौन सा एल्किल हैलाइड देर में रिएक्ट करता है? तो जो ट्रेंड होता है वो ये होता है, RI सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर आता है RBr, ठीक है, एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, और फिर एल्किल क्लोराइड। ठीक, एल्किल फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उसकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी
बहुत ज़्यादा हाई है, वो ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक, ये ट्रेंड फॉलो होता है ये, क्योंकि आप देखो मैंने जो ये वन स्टेप मैकेनिज्म दिखाई, वन स्टेप मेथड दिखाया, इसमें आप देखो R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूट जाएगा, ठीक, ऐसा RX जिसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूट जाएगा, वो सबसे जल्दी रिएक्शन दे देगा। ठीक, अच्छा अब इधर आओ, एल्किल हैलाइड कितने टाइप के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक, इनमें देखो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक, तो इनका जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो ताकत है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे। ब्रोमीन का साइज कार्बन से बड़ा होता है, लेकिन ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा होता है। ठीक, तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा, ठीक, और वीक भी बनेगा, लेकिन इसकी तुलना में स्ट्रांग बनेगा क्योंकि ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा है। ठीक, क्लोरीन का साइज आयोडीन ब्रोमीन में सबसे ज्यादा छोटा है, तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा अगर कंपेयर करें इससे और इससे। ठीक, तो इसीलिए इसका बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, फिर ब्रोमीन की होगी, सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड की होगी। ठीक, ये चीज लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे एक चीज है कि जो वुड्स रिएक्शन होती है। ठीक है, यहां पर चाहे तो आप पॉइंट लिख लो कि वुड्स रिएक्शन कैन ओनली be used, Wood's reaction can only be used to prepare symmetrical alkanes। ठीक, always can only be used to prepare symmetrical alkanes। symmetrical alkanes यानी इस टाइप के R और R। ठीक, अभी एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको कि वुड्स रिएक्शन कैन ओनली बी यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स। वुड्स रिएक्शन को हमेशा, वुड्स रिएक्शन यूज करके हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स यानी इस टाइप के। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल देखो। ठीक है, इसको रब कर दें, इसके एग्जाम्पल देखो, तब क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स से मतलब है कि आपको पता है, अभी जो मैंने रिएक्शन आपको दिखाई कि RX, ठीक, 2 सोडियम और प्लस RX, ठीक, ये रिएक्ट करता है। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन वही सक्सेसफुल है जिसमें ये वाला R, ठीक, वुड्स रिएक्शन वही सक्सेसफुल है जिसमें ये वाला R और ये वाला R सेम हो। कहने का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइड हम लोग एक ही तरीके का लें, एल्किल हैलाइड 2 तरीके के नहीं ले सकते। ठीक, तब तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने यूज में ला पाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब था कि अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसी रिएक्शन ही वुड्स रिएक्शन, मतलब ऐसी वुड्स रिएक्शन ही पॉसिबल है या फिर प्रैक्टिकल है और हम लोग के यूज की है, जिसमें ये वाला R और ये वाला R सेम हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, क्यों ऐसा? तो देखो, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को सिंपली जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम लोग को सिंपली R और R मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो CH3X प्लस 2 सोडियम प्लस X CH3। ठीक, तो हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? CH3। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक, थोड़ा मोड़ा होता है, वो अभी आगे बताता हूं। ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं ये ले लूं CH3X प्लस 2 सोडियम प्लस ले लूं X CH2
CH3, ठीक। इसकी रिएक्शन करो, एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, तो क्या बनेगा? तो देखो अब यहां पर देखो क्या हुआ, R बदल गए ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले यहां पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहां पे बनेंगे 3 प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? देखो सबसे पहले तो देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल तो लेना संभव नहीं है, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल हम लोग दिखाते इस तरीके से हैं रिएक्शन, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो एक सिंगल मॉलिक्यूल मिथाइल हैलाइड का तुम ले पाओगे कहीं? कम से कम 1 मोल या आधा मोल कुछ इस टाइप का लोगे, उसमें ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। उसमें ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, ठीक। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। तुम 1 मोल नहीं भी लेते, तुम आधा मोल लेते हो, 1/4 मोल लेते हो, तो भी तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो होता क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। किस तरीके से? सबसे पहली रिएक्शन जो ये देगा, अगर आप ये परफॉर्म करोगे तो सबसे पहली रिएक्शन जो मिलेगी हम लोग को, सबसे पहली रिएक्शन मिलेगी ये 2 सोडियम प्लस XCH3, समझ रहे हो? सबसे पहले मिथाइल हैलाइड खुद वुड्स रिएक्शन देने लगेगा, ठीक। ये निकालेगा ये, ठीक, और हम लोग को इथेन देगा। सबसे पहली रिएक्शन ये होगी, ठीक। सिमिलरली ये करेगा, सेम चीज ये करेगा। क्या करेगा? CH3 CH2 X प्लस 2 सोडियम प्लस X CH2 CH3, ठीक। ये वुड्स रिएक्शन देने लगेगा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और हम लोग को ब्यूटेन दे देगा, CH2 CH2 CH3, ठीक है। सबसे पहले तो ये 2 रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक। और फिर जो तीसरी रिएक्शन होगी वो होगी ये, जो रिएक्शन हम लोग चाह रहे थे कराना, ठीक है। तो तब जाके तीसरी रिएक्शन होगी क्या? CH3X प्लस 2 सोडियम प्लस XCH2 CH3, ठीक। तो ये निकल जाएगा और हम लोग को प्रोपेन देगा, CH2 CH3, ठीक। तो अगर आप देखो, जब मैंने ये रिएक्शन कराई मिक्स वाली वुड्स रिएक्शन, तो हम लोग को कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं? हम लोग को इथेन मिल रहा है, हम लोग को ब्यूटेन मिलेगा, हम लोग को प्रोपेन मिलेगा। और आप एक चीज और देखो, ये सारे होमोलोगस सीरीज में आते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स सिर्फ CH2 ग्रुप से वेरी कर रहे हैं, ठीक। इथेन में CH2 जोड़ोगे प्रोपेन मिल जाएगा, प्रोपेन में CH2 जोड़ोगे ब्यूटेन मिल जाएगा। सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं। तो इन और बिल्कुल अगल बगल वाले हैं, ये 2 कार्बन का, उसका नेक्स्ट 3 कार्बन, उसका नेक्स्ट 4 कार्बन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत माइन्यूट फर्क होता है। तो इन तीनों मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक। इन तीनों मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसी मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। ऐसी मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन किसी काम की भी नहीं रह जाएगी, ठीक। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया। तो इतना नोट डाउन करो, आगे देखते हैं क्या है। इतना नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस पे, ठीक। इतना नोट डाउन कर लिया, चलो कुछ लिमिटेशंस लिख लो, ठीक है। एक तो लिमिटेशन यही हो गई इसकी कि सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस और हैं वुड्स रिएक्शन की, क्या है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, लिमिटेशंस, ठीक। हेडिंग डाल लो लिमिटेशंस। अब देखो लिमिटेशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो है कि अगर एल्किल हैलाइड में कोई अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक, तो वो साइड रिएक्शन भी देना शुरू कर देती है और वुड्स रिएक्शन हम लोग की, मतलब हम लोग का प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, वुड्स रिएक्शन डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एल्किल हैलाइड्स having
अदर reactive functional groups having other reactive functional groups having other reactive functional group कौन कौन से? एल्कोहल वाला हो सकता है, ठीक, एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, इस टाइप के। तो हैविंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स डू नॉट गिव, ठीक, डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, ठीक, डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, ठीक, एक लिमिटेशन ये हो गई, ठीक। इसको चाहे तो दूसरी लिमिटेशन मानो, पहली लिमिटेशन क्या थी कि अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते, ठीक। तीसरी लिमिटेशन क्या है? तीसरी लिमिटेशन है कि CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक, मीथेन नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से, ठीक है, मीथेन नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से। अच्छा, और चौथी लिमिटेशन क्या है कि वुड्स रिएक्शन ऑल्सो गिव्स साइड प्रोडक्ट्स, वुड्स रिएक्शन ऑल्सो गिव साइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गई 4 लिमिटेशंस आपकी। अच्छा, जो ये लिमिटेशन है ये अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया, चलो ठीक। अब साइड प्रोडक्ट कैसे बनता है, मतलब क्या बनता है कैसे, तो जब अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा उसमें बता दूंगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनते हैं तो वो लिख लो, ठीक है। साइड प्रोडक्ट जैसे कि अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं CH3 CH2I के, ठीक है, इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल, और प्लस 2 मॉलिक्यूल मैं ले लूं सोडियम के, और मैं रिएक्शन करा लूं ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। हर बार हालांकि सोल्यूशन में ही रिएक्शन नहीं होती है, ड्राई फेज में भी होती है, लिक्विड फेज में भी होती है। जनरली ऐसे ही लिखा जाता है कि ड्राई ईथर में रिएक्शन करा रहे। तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं? प्रोडक्ट एक तो अपना वुड्स रिएक्शन के साथ जो मिलता है CH2 CH3, ठीक, एक तो अपना ब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है? दूसरा प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है यहाँ पे ईथेन, और तीसरा प्रोडक्ट जो हम लोग को यहाँ मिलता है वो मिलता है ईथीन, ठीक है। ये अपने को साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं वुड्स रिएक्शन में। ये कैसे बनते हैं, ठीक, ये तो कंफर्म है, ये पाया भी गया एक्सपेरिमेंटली कि साइड प्रोडक्ट भी वुड्स रिएक्शन देता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन देती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन साइड प्रोडक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होती, तो उसी तरह वुड्स रिएक्शन भी साइड प्रोडक्ट देता है, ठीक। कैसे देता है वो मैकेनिज्म में समझाता हूं, ठीक। तो अब अगली हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म में सबसे पहले डालो इन सॉल्यूशन, ठीक, या फिर इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज डालो, ठीक है, कि अगर लिक्विड फेज है तब मैकेनिज्म फर्क होती है, और वेपर फेज होता है तब मैकेनिज्म फर्क होती है, ठीक है। तो इतना लिखो, ठीक। तो देखो लिक्विड फेज में रिएक्शन कैसे होती है, तो लिक्विड फेज में रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि RX और सोडियम, ठीक है, 2 सोडियम लेते हैं हम लोग। ये सबसे पहले एक मॉलिक्यूल 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके हम लोग को दे देता है RNA प्लस NaX, ठीक है। यहां पे लिखा लो माइनस और प्लस, ठीक। ये आयनिक कंपाउंड टाइप का बन जाएगा, RNA और NaX, ठीक। फिर क्या होगा, RNA दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। किस तरीके से रिएक्ट करता है? SN2 मैकेनिज्म देता है। SN2 आप लोग ने 12th में पढ़ी होगी, 11th 12th में।
तो क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये बॉन्ड इधर बन जाता है। ये दोनों चीजें, बॉन्ड इधर टूटना और बॉन्ड पीछे से जुड़ना, ठीक, ये R माइनस R को पीछे से अटैक करता है, सामने से X माइनस टूट जाता है। ये दोनों चीजें साथ में एक ही स्टेप में होती हैं, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक, एक ही स्टेप में होती है। और SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, ठीक, X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, वो हट रहा है, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, R माइनस, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक, R माइनस X माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दे रही है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक ही स्टेप में हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, यानी कि SN2 रिएक्शन है ये, ठीक। ये बॉन्ड टूटना और इधर से ये बॉन्ड बनना एक ही साथ होता है, ठीक। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिल जाता है एल्केन प्लस NaX, ठीक है, ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है। ये मैकेनिज्म कब फॉलो होती है, जब हम लोग की वुड्स रिएक्शन लिक्विड फेज में होती है, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। इतना नोट हो गया, चलो इतना नोट हो गया तो आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, इस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म सही है कि नहीं है, ठीक, ये कैसे पता करें, ठीक। तो एविडेंस भी है इसका। इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस ये है कि ये मैकेनिज्म जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वुड्स रिएक्शन में, ये मैकेनिज्म उसको भी एक्सप्लेन करती है कि साइड प्रोडक्ट बन कैसे रहे हैं, ठीक। तो साइड प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, तो मान लो मैंने एग्जांपल आपको जो दिया था कि CH3CH2, ठीक है, I और प्लस 2 सोडियम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है CH3CH2Na, ठीक, प्लस क्या बन जाएगा, NaI, ठीक, ये मिलेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, CH3CH2 माइनस Na, ठीक, ये रिएक्ट करता है इसके साथ CH2I, ठीक, ये रिएक्ट करता है इसके साथ, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है, CH3CH2I इथाइल आयोडाइड ही है। अब यहां पर मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं मैं वो बताता हूं आपको, ठीक। अभी मैंने जो प्रीवियस मैकेनिज्म बताई उसमें क्या दिखाया था, उसमें यह दिखाया था कि RNA, ठीक, RX के साथ रिएक्ट करता है। किस तरीके से रिएक्ट करता है कि X माइनस इधर टूट जाता है, या R माइनस है, ठीक, ये इसको दे देता है, ठीक, इस तरीके से बताया मैंने आपको। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक, मेजॉरिटी में यही होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इथाइल आयन है ये पूरे दूसरे इथाइल आयन पे अटैक करने की जगह उसके सिर्फ एक हाइड्रोजन पे अटैक करे, ठीक, उसके एक हाइड्रोजन पे अटैक करे। किस तरीके से अटैक करता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से अटैक करेगा, ठीक, ये ऐसे टूटेगा और ये इस पे अटैक कर देता है, ठीक। पूरे एल्किल ग्रुप की जगह या फिर पूरे इथाइल ग्रुप की जगह वो उसके एक हाइड्रोजन पे अटैक कर दे अगर, ठीक, ऐसा भी हो सकता है, संभावनाएं सारी देखनी पड़ती है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, ऐसा भी वो करता है, ठीक, ऐसे ये अटैक करने के भी चांसेस हैं। तो जब ऐसा अटैक होता है तब हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ये CH3CH2 इसने खाली H पे अटैक किया ना, तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, CH3CH3, ठीक। अच्छा, यहां से ये बॉन्ड टूटा H प्लस के फॉर्म में, तो इधर हम लोग को मिलता है माइनस, ठीक। यहां ये बॉन्ड टूटा I माइनस के फॉर्म में, यहां ये टूटा I माइनस के फॉर्म में, तो इधर हमको मिला क्या, प्लस, ठीक, इधर हमको मिला प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे, ठीक। तो हम लोग का दूसरा कंपाउंड क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक। तो देखो जब मैंने इसकी वुड्स रिएक्शन अभी बताई थी तो ये दोनों साइड प्रोडक्ट बताए थे, देखो वही दोनों साइड प्रोडक्ट बन गए, ठीक। तो ये वाली मैकेनिज्म साइड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं इसको एक्सप्लेन करती है,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। बस खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो, है ना। चलो बस 5 मिनट और देख लो, तुम लोग को भी छुट्टी, मुझे भी छुट्टी, और जितना पढ़ाया है उतना तैयार कर लो, बढ़िया है। फिर अगले वीडियो में आगे के बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म कब, मैकेनिज्म है कब, वेपर फेज में, वेपर फेज, वेपर फेज में मैकेनिज्म किस तरह होती है। तो जो वेपर फेज होता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। वेपर फेज में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनना वेपर फेज में काफी सूटेबल होता है, ठीक। तो वेपर फेज में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, तो आर मैकेनिज्म लगभग उसी तरीके से, बस प्लस माइनस की जगह रेडिकल्स बनेंगे, ठीक, और प्लस 2 सोडियम, ठीक है। ये है, होता क्या है, ये फ्री रेडिकली ऐसे टूट जाएगा, ये फ्री रेडिकली ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, यहां पे ऐसे, ठीक। और इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, आर ठीक, ये ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकली, यहां 2 नहीं होगा, यहां पर सिंगल होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा इससे सोडियम के साथ, ठीक, तो यहां पर आर फ्री रेडिकल बना देगा, ठीक है, और प्लस NaX बना देगा, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का सिमिलरली सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करके यहां पे इंटू 2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लेते हैं, तो पहला मॉलिक्यूल भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके आर फ्री रेडिकल सोडियम हैलाइड देता है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही देता है। तो अब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल 2 एल्किल फ्री रेडिकल बने, ठीक। तो ये एल्किल फ्री रेडिकल और दूसरा एल्किल फ्री रेडिकल कंबाइन होके हम लोग को आर और आर दे देते हैं, ठीक। तो ये अपना एल्केन बन गया, ठीक। तो ये मैकेनिज्म हो गई वेपर फेज की, ठीक है। तो आई होप इतना ही था। हाँ, एक चीज रह गई, ठीक, एविडेंस, ठीक। ये मैकेनिज्म सही है कि नहीं, ये कैसे प्रूव होगा, तो अब अगली चीज क्या है, एविडेंस, ठीक। तो एविडेंस भी वही था कि ये साइड प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करता है कि साइड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एविडेंस और देख लो, बस फिर छुट्टी, टंग 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 टंग। तो एविडेंस देख लो, एविडेंस में क्या होना है, देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही ले लूं, CH3 CH2I और प्लस सोडियम, ठीक। तो ये फ्री रेडिकली ऐसे टूटेगा, ये फ्री रेडिकली ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो अपने को CH3 CH2 फ्री रेडिकल मिलेगा प्लस NaI मिलेगा, ठीक है। यहां पे 2 कर दो और यहां 2 कर दो, तो 2 ये मिलेंगे, 2 ये मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो 2 CH3 2 इथाइल फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक इथाइल फ्री रेडिकल तो ये रहा अपना, ठीक। दूसरा इथाइल फ्री रेडिकल ये है, ठीक, ये है। अब देखो क्या होगा, वही चीज कि ये वाला इथाइल फ्री रेडिकल दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल पे डायरेक्टली अटैक, पूरा अटैक नहीं करेगा, उसके हाइड्रोजन पे अटैक करे, यानी कि ये फ्री रेडिकली इसको ऐसे तोड़ ले, ठीक, ये फ्री रेडिकली ऐसे तोड़ ले और इसके साथ जाके कंबाइन हो जाए, ठीक। तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 ये बन जाएगा, और प्लस यहां देखो क्या बनेगा,
यहां पे ये काहे में जाएगा, यहां से H फ्री रेडिकल तो हट गया, यहां क्या बचा CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल, ये बचा ना। तो ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो दूसरी चीज हम लोग को क्या मिल जाएगी, इथीन मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो वेपर फेज वाली मैकेनिज्म थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है कि वुड्स रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। ठीक, इस तरीके से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को मैंने जो पढ़ाया वो चीज़ें समझ में आई हो। ठीक, तो अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे मेरा ग्रुप है डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।